Okay. इस तरीके से फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड का मीनिंग, फ्रॉड्स इंक्लूड 5 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट हो गया फॉल्स असर्शन करना, एक्टिव कंसीलमेंट करना, प्रॉमिस करना विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। फोर्थ हो गया एनी अदर एक्ट, एनी अदर डिसीविंग एक्ट हो गया। फिफ्थ होगा एनी एक्ट डिक्लेयर एज फ्रॉडुलेंट, एनी एक्ट और ओमिशन, एनी एक्ट और ओमिशन। ठीक है, तो कंसीलमेंट, जैसे हम कंसीलमेंट की बात करें तो कंसीलमेंट 2 टाइप की हो सकती है। कंसीलमेंट कैन बी एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव होती है इफ इज रिलेटेड टू लेटेंट डिफेक्ट नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड। ओके, जैसे कि कोई भी हिडन फ्लॉज हो या फिर कोई डिफेक्ट हो जो कि शो करना ज़रूरी था। एंड पैसिव इज़ नॉट फ्रॉड, एक्टिव concealment is fraud, and passive concealment is not fraud because passive is related to patent defect which need not to be disclosed because it is a visible issue in a property that can be discovered through reasonable inspection. Okay, fraud is committed where one causes another to act on a false belief by a representation which he does not himself believe to be true. Okay, fraud is not fraud if it does not defraud. Okay, so this is Ramchandra Singh versus Savitri Devi. Fraud and justice never dwell together. Ramesh Kumar and Furu Ram. Fraud can be of different form and different use. It is different to define it with precision as the shape of each fraud depend upon the fertile imagination and cleverness of who conceives and prepares the fraud. Any conduct involving deceit resulting in injury, loss, or damage to someone is fraud. Terry and Derry versus Bateman. Fraud is a false statement made knowing or without belief in its truth, or recklessly whether it is true it to be true or false it to be. 23 की बात कर लेते हैं। Section 23, which talks about what consideration and object are lawful and what not, कि कौन से consideration और objects lawful होंगे और नहीं। तो 23 also talks about the object and consideration
लॉफुलनेस ऑफ धोखा करेंगे क्रेडिट्स उनके वजह वाली बात हो गई। जो कि अंडर 23 जो फ्रॉड हो रहा है ना वो वॉइड है, ठीक है। और जो 17 में फ्रॉड हो रहे हैं कंसेंट लेके वो वॉइडेबल होते हैं, बिकॉज उसमें कंसेंट है तो वो वॉइडेबल है। वॉइडेबल तो समझते हो ना, वॉइडेबल जिनको परफॉर्म करने पे वो वैलिड बन सकते हैं, और अगर नहीं परफॉर्म करेंगे तो वो वॉइड हो जाएंगे, वो वाले तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। 17 की क्या है वो भी एक्सप्लेनेशन भी, मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud. mere silence किसी चीज़ की मतलब साइलेंस है किसी फैक्ट का, mere silence जो कि likely to affect the willingness of a person to enter into, वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा, मतलब mere silence is not a fraud, ठीक है। unless the circumstances of the case are such that, हाँ मतलब जब तक ऐसे unless the circumstances ऐसे ना हो कि वो ड्यूटी ऑफ द पर्सन थी, it is a duty of the person keeping silence to speak, like unless the circumstances of the case ऐसे नहीं है कि पर्सन की ड्यूटी ही थी बोलना, it's a duty to speak, और unless his silence is in itself equivalent to speech, और unless तब तक दूसरा और एक और unless लगा दो उसमें कि साइलेंस जब तक इक्विवेलेंट टू स्पीच ना हो। जिसने बोलते तुमने अगर नहीं किया तो तुम कुछ नहीं बोलोगी, तो हम नहीं बोलते, तो मेरा साइलेंस मेरे कंसेंट है एक तरीके से। उसके कुछ इलस्ट्रेशंस है, जैसे ए इम्पॉर्टेंट है, ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड, मतलब ए ने बी को घोड़ा बेच दिया अपना, अनसाउंड है जो कि पागल है, मतलब नहीं थोड़ा सा अनसाउंड है, ओके। ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्स अनसाउंडेंस, और ए ने इसको बोला भी नहीं कि वो मतलब देख लेना कैसा है कैसा नहीं है, मतलब उसने उसको कुछ इशारा भी नहीं किया, बताया तो है ही नहीं, कुछ इशारा भी नहीं किया, तो ये कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन क्यों? बिकॉज हॉर्स तो बी भी देख ही रहा है ना कैसा है कैसा नहीं है, चला के देखा होगा, बैठा होगा, देखा होगा, मिला होगा ना उससे लेने से पहले, तो वो तो उसको खुद ही पहचान सकता था। सेकेंड इलस्ट्रेशन है, बी इज डॉटर एंड हैज़ जस्ट कम ऑफ एज, बी ए की बेटी है जो कि अभी अभी मेच्योर हुई है। हियर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक इट एज ड्यूटी टू टेल बी इफ द हॉर्स इज अनसाउंड है। Relation between the parties would make its A's duty to tell B. थर्ड देख लेते हैं, नहीं थोड़ा मेरे को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, मतलब पूछना पड़ेगा। बी सेज टू ए इफ़ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल एज्यूम दैट हॉर्स इज अ साउंड, ये जो ऊपर बोला अनलेस साइलेंस इज इट सेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच और ना, तब तक तो वही है कि अगर इफ़ यू डू नॉट डिनाई इट तो आई शैल प्रिज्यूम, मैं ऐसे प्रिज्यूम कर लूँगा कि वो साउंड माइंड का है। ए साइलेंट क्या है? इक्विवेलेंट टू स्पीच है, ठीक है। और A and B being last illustration, A and being traders enter upon a contract. A has private information of a change in price which would affect B's willingness to proceed with the contract. A और B traders हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, एक ही कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है जो कि प्राइस बढ़ा सकती है, मतलब चेंज कर सकती है प्राइस को, लेकिन ए की कोई बाउंड नहीं है ना ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, ओके। भाई वजह ज़्यादा भाई, inference cannot be drawn of fraud from mere fact of content being a lady old and illiterate. अब हम आ जाते हैं सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, जो कि वॉइडेबल होता है। मिसरिप्रेजेंटेशन भी दो टाइप से हो सकता है, इनोसेंटली हो गया या इंटेंशनली। इनोसेंटली अंडर सेक्शन 18, जब आप इनोसेंटली कर रहे हो तो सेक्शन 18 में हम इनोसेंटली वाली बात करेंगे, लेकिन अगर इंटेंशनली कर रहे हैं तो वो सेक्शन 17 के अंदर फ्रॉड में आ जाएगा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन रख के आपने करा है।
Silence is a fraud. Silence is not a fraud unless दो चीज़ें की ड्यूटी टू स्पीक ना हो और सेकंड साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच ना हो. ओके मतलब है तो वो तो है नहीं ना. कॉन्ट्रैक्ट उबिरेमा फिरे देर आर द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ medical insurance. As a general rule, silence is not fraud. However, when there is duty to speech or silence is equivalent to speak. क्या करना है? This is subject 1983, which will be the additional requirement as per that. The party has the means of discovering treaty on the developments that being used on treating the disintegrated. This recommendation which is taken by the assembly. The every party can only interact alone if the main is computed with this behavior. Misrepresentation means and includes section 18 that a positive assertion in a matter not warranted by information of making it not true through the belief is to be true. Positive assertion any breach again any breach of duty which without any intent to deceive gain an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another for to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him. Third is causing, however, innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which फर्स्ट तो पॉजिटिव असर्शन है यानी मतलब नॉन इंटेंशनल किया ना उसने मतलब अनइंटेंशनल नॉन इंटेंशनल नए वर्ड नोट कर दी थी. अनइंटेंशनली उसने किया कि पॉजिटिव असर्शन के साथ लाइक ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट और ही बिलीव इट टू बी ट्रू तो वो पहले उसमें हुआ है. सेकेंड एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एनी इंटेंट टू डिसीव कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं हुई बिकॉज उसका इंटेंट नहीं था डिसीव करने का या फिर एडवांटेज गेन करने का or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone. मतलब उसको गलत ही इन्फॉर्मेशन थी मतलब उसने ऐसा कुछ इंटेंट ही नहीं था. ठीक है. थर्ड कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली मतलब इनोसेंटली किया उसने पार्टी टू मेक ए मिस्टेक कर दी उसने गलती से इनोसेंटली बेचारा बच्चा. पहला उसको वो बिलीव ही कर रहा था कि सही है. दूसरे में उसको ऐसा कोई इंटेंट ही नहीं था कि वो डिसीव करे एडवांटेज ले. थर्ड में क्या हो गया कि बेचारा बच्चा इनोसेंटली उसने गलती कर दी. माफ़ कर दो फिर मिसरिप्रेजेंटेशन आ जाता है. अब हम बात करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस. बात करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस. voidable contracts like I said पार्टी कैन रिस्केंड इट तो रिस्केंड कर सकते हैं तो वो वॉइड हो जाते हैं और इफ़ पार्टी कैन परफॉर्म तो वो वैलिड बन जाते हैं. ठीक है. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली वॉइडेबल होते हैं और सब्सिक्वेंटली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स
वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट्स भी दो टाइप के हैं, इनिशियली वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सेकेंड सब्सिक्वेंटली वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, agreement was engaged by the defendant for preventing event on which contract is to take effect. When a part given a contract contained reciprocal promises, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस तो हमने पढ़े ही हैं, है ना। तो यस, तो फिर जहाँ पे कोई वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जहाँ पे तो रेसिप्रोकल प्रोमिस होने वाला है वो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो वन पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट करती है अनदर पार्टी टू परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम voidable at the option of the party so prevented, जिसने प्रिवेंट किया। He is entitled to compensate from the other party for any loss which he may sustain in consequences of non-performance. इसमें एक सिंपल सा बड़ा प्यारा सा illustration है, A and B contract. B shall execute some work for A for 1,000 rupees. Okay, B is ready and willing to execute the work accordingly, but A prevent him from doing so. The contract is voidable at the option of B. B ने इसको voidable किया है. If he elect to rescind it, he is entitled to recover from A compensation for any loss. इनका entitled है किसी भी लॉस के लिए। 55 क्या बात करता है, इफेक्ट ऑफ फेलियर ऑफ टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच time is essential, when a party to a contract promises to do certain things at or before a specified time or certain things at or before specified times to do any such thing at or before the specified time, the contract or so much of it has been not performed become बहुत ही बड़ा है ये तो। Effect of such failure when time is not essential. तो इसमें पता है क्या बात होती है, 55 में बोल रहे हैं कि 55 जब इफ़ेक्ट क्या होगा फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस का, जब फिक्स टाइम पे परफॉर्म करना था, तो ऐसा हो सकता है कि सर्टेन थिंग्स एट और बिफोर स्पेसिफाइड टाइम परफॉर्म करनी थी, सर्टेन थिंग्स और बिफोर उन फेल हो गए, लेकिन टू डू एनी सच थिंग्स, ठीक है, और परफॉर्म नहीं हुआ तो वो वॉइडेबल हो जाता है। एसेंसेस में लेकिन दो मेन इंपॉर्टेंट एसेंस हैं, जो है फर्स्ट इज टाइम इज़ नॉट एसेंस एंड सेकेंड टाइम इज़ एसेंस, ठीक है। फर्स्ट टाइम इज़ ऑफ एसेंस एंड सेकेंड इज टाइम इज़ नॉट ऑफ एसेंस। तो टाइम इज़ ऑफ एसेंस, उसमें दो पॉइंट है, डज नॉट एक्सेप्ट परफॉर्मेंस एंड सेकेंड इज एक्सेप्ट परफॉर्मेंसेस। जब टाइम एसेंस था और उसमें क्या कर सकते हैं, तो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ओके। तो इफ़ डू एक्सेप्ट देम, तो आपका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, वॉइडेबल होगा प्लस कंपनसेशन देना पड़ेगा, मतलब एंटाइटल हो जाते हैं वो
पार्टी की कॉम्पनसेशन के लिए। सेकेंड, एक्सेप्ट कर लेते हैं तो नॉट वॉइडेबल होगा यानी वैलिड होगा। वैलिड हुआ तो कांट क्लेम कॉम्पनसेशन अनलेस ही गिव्स नोटिस टू प्रॉमिसर। सिंपल सी बात है, जब वैलिड हो ही रहा है तो परफॉर्म कर ही रहे हैं तो कॉम्पनसेशन तो बनेगा ही नहीं। वहाँ पे जहाँ पे टाइम इज़ नॉट ऑफ एसेंस, लेकिन जहाँ पे टाइम इज़ नॉट एन एसेंस तो नॉट वॉइडेबल होगा क्योंकि इट विल बी वैलिड, एंड जब वैलिड है तो बट ऑल्सो कैन क्लेम कॉम्पनसेशन गाइज। बट द प्रॉमिस इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन फ्रॉम द प्रॉमिसर फॉर एनी लॉस। मेन प्रिजम्पशन क्या होगी कि कहाँ पे टाइम एसेंस में है और कहाँ पे नहीं। तो मूवेबल प्रॉपर्टीज में टाइम इज ऑफ एसेंस एंड और टाइम इज नॉट ऑफ एसेंस है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। Restoration, restoring the benefit, just returning the benefit, restitution, restoration plus compensation. Okay, तो डिफरेंट दो वर्ड्स यूज हुए हैं जो हमारे इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। रिस्टोरेशन मतलब है ओनली जस्ट रिटर्निंग द बेनिफिट और रिस्टोरिंग द बेनिफिट। ओके, रेस्टिट्यूशन होता है रिस्टोर भी कर रहे हैं प्लस में कॉम्पनसेशन भी। ओके, द पर्पस ऑफ 64 एंड 65 टू प्रिवेंट अनजस्ट एंगेजमेंट। 64 एंड 65 आ जाते हैं। तो हमने बात कर ही ली है कि वॉइड हो रहा है, वॉइडेबल हो रहा है, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लेते हैं जो कि 64 में है, जो कि बात करता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर रिस्किन कर रहे हैं आप किसी भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को। तो ख़त्म ही हो रहा है ना। रिस्टोर कर लेंगे तो उसमें रिस्टोरेशन वाला हो जाएगा। रिस्टोर यानी रिस्टोर सच बेनिफिट। 65 में ऑब्लिगेशन ऑफ परफॉर्म ऑफ पर्सन who has received advantage under void agreement or contract that become void, तो वो होगा रिस्टिट्यूशन यानी रिस्टोर भी होंगे आपके सच बेनिफिट प्लस में कॉम्पनसेशन। यू आर एलिजिबल और एंटाइटल्ड फॉर कॉम्पनसेशन। इलस्ट्रेशन है इसमें। ए पे बी 1000 रुपीज़ इन कंसिडरेशन ऑफ बी इज़ प्रॉमिसिंग टू मैरिज सी। ए इज़ डॉटर, ठीक है, ए की बेटी है सी, तो अगर उससे भी शादी करेगा तो ए उसको पे करेगा 1000 रुपीज़। सी इज़ डेड एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, ए तो मरी गई, फिर तो एग्रीमेंट तो वॉइड हो गया, बट बी मस्ट रिपे ए था 1000 रुपीज़, लेकिन बी को ए को 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे फॉर रिस्टोरिंग द बेनिफिट। सेकेंड, restitution. Second, A contract with B to deliver him 250 mounds of rice before the 1st of May. A डिलीवर कर देते हैं 130 ओनली बिफोर द डे एंड नन आफ्टर। उसके बाद कुछ नहीं। ए रिटेन द 130 आफ्टर द 1st डे ऑफ मे। ही बाउंड टू पे ए। हाँ, तो मतलब उसने 130 पे डिलीवरी कर दी, 250 की बात हुई थी, लेकिन तो उससे ये नहीं है ना कि अब आप कैंसिल करो चाहे कुछ करो, पैसे तो दोगे ना 130 का तो उसका। A singer contract with be the manager of theatre। ये वही वाले ये वाला इलस्ट्रेशन बहुत चल रहा है। मैनेजर थिएटर टू सिंग एट इज थिएटर 2 नाइट, उसको हर वीक जाना होगा उसके थिएटर में फॉर 2 months एंड बी इंगेज टू पे हर 100 रुपीज़ फॉर ईच नाइट। ओके, 6th नाइट में ए विलिंगफुली एब्सेंट कर लेती है, विलिंगफुली एब्सेंट कर लेती है हर सेल्फ फ्रॉम द थिएटर। बी इन कॉन्सिक्वेंस रिस्क इन द कॉन्ट्रैक्ट, बी मस्ट पे। ए
फॉर 5 नाइट्स, हाँ तो 5 रातों का उसको देना पड़ेगा ना। ये कॉन्ट्रैक्ट तो सिंग बस, लेकिन यहाँ पे ये भी पॉइंट बनता है कि वो अभी तो क्योंकि वो विलफुल कर रहे हैं तो वो कंपनसेशन के लिए लायबल होती है अगर आगे उसको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो। बी को भाई उसने टिकट बेच दिया या मतलब बहुत सारी फ्यूचर प्रॉब्लम्स हो सकती है। डी लास्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग फॉर बी एट अ कॉन्सर्ट ऑफ 1000 रुपीज़ विच आर पेड इन एडवांस, ए इज़ टू एल टू सिंग। हाँ यहाँ पे लेकिन वो एल है, विलफुली एबसेंट नहीं है, तो यहाँ पे वो ए इज़ नॉट बाउंड टू मेक कॉम्पनसेशन टू बी फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट विच बी वुड हैव मेड इफ़ ए हैड बीन एबल टू सिंग। सब फ्यूचर में चल रहा है, ठीक है, बट मस्ट रिफंड टू बी। लेकिन हाँ वो जो एडवांस लिया है वो तो देना ही पड़ेगा ना आपको वापस, अब आपने गाया नहीं ना, क्योंकि भाई लॉजिक लगाओ भाई, लॉजिक सिंपल सी बात है। सिंगर वाला तो एक सिंगर वाला 75 सेक्शन में भी है, तो पार्टी राइटफुली रिस्किंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कंपनसेट। A person who rightfully rescinded a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through for the non-fulfillment of the contract. वही मैंने सिंगर वाला इलस्ट्रेशन लाइक ए ने प्रॉमिस किया था, ये सिंगर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, ठीक है, सिंगिंग का, तो लेकिन 6th नाइट में वो विलफुली एब्सेंट हो रही है, विलफुली, तो वो होगी लाइबल फॉर दी कॉम्पनसेशन, जो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करने से जो भी डैमेजेस होंगे बी को उसके। ओके, सिंगर हैज अ राइट टू बी कॉम्पनसेट, ठीक है। Based on equitable provision of restoration in Ingram. Restoration in integrum restoration to original condition. Chukovaria, Charpan, चलते हैं मिस्टेक पे वापस। मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन के बाद आ गए हम मिस्टेक में, क्योंकि मिस्टेक हमारा उसमें पॉइंट है नहीं क्लास 3 में, क्योंकि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मिस्टेक के बारे में भी जानना, बिकॉज मिस्टेक कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, मिस्टेक कैन बी ऑफ फैक्ट एंड ऑफ लॉ। फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हमारा 2020 मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी 2 टाइप की होंगी, बायलेटरल मिस्टेक और यूनिलेटरल। बायलेटरल मिस्टेक कैन बी मिस्टेक बाय बोथ पार्टीज, ओके। बायलेटरल एज यू कैन अंडरस्टैंड from the term bilateral, by both of the parties, mistake by both of the parties, okay. Unilateral यानी mistake by one party, unilateral है one party। और मिस्टेक ऑफ लॉ तो बहुत यूनिवर्सल नॉन है कि इट वुड नॉट बी अ मिस्टेक, मतलब ये कोई इसका एक्सेप्शन कंसिडर नहीं होगा ये कोई, बिकॉज इन इंडियन लॉ इट वुड बी नॉट वॉइडेबल, तो यानी ये वैलिड होगा है
फॉर इंडिया में बायलेटरल हो चाहे यूनिलैटरल हो, नॉट वॉइड, नॉट वॉइडेबल। Is not voidable because it was by mistake as to any law enforced in India, but a mistake as to law. मुझे तुम्हारे सुनना पड़ेगा भाई, बड़ी वो कैसे हो गई मेरे दिमाग में, मुझे कैसे मिस्टेक हो गई। इंडियन लॉ में इट वुड बी नॉट वाइडेबल, और फॉरेन लॉ में बायलेटरल होगी तो वो वाइड हो गई, और यूनिलेटरल हुई तो नॉट वाइडेबल होती है। Mistake can be negativity, consent, mutual mistake, or nullifying consent. Consequences no agreement, to annihilate a contract because the intention of the parties to make their contract to an existence of some state of
where both the party to an agreement are under a mistake as to the matter of fact, essentially the agreement. Matter of fact के लिए mistaken है, mistake for the of mistake of fact है तो agreement क्या होगा, void होगा. यहाँ पे both parties हैं, ये भी important है, both parties. ओके, और यूनिलेटरल होगा तो वैलिड होता है, नॉट voidable होता है. An unanimous opinion. एन एग्री किया टू सेल करेगा बी को स्पेसिफिक कार्गो के गुड्स, ठीक है, जबकि वो ऑन द वे थी फ्रॉम इंग्लैंड टू बॉम्बे. बिफोर द डे ऑफ द बार्गेन पता चलता है कि द शिप कन्वेइंग द कार्गो हैड बीन कास्ट अवे एंड द गुड लॉस्ट. गुड्स खो चुके हैं, नाइदर पार्टी वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट. तो ये क्या होगी, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. जब जो सब्जेक्ट मैटर है जिस पे एग्रीमेंट हो रहा है वही नहीं है तो एग्रीमेंट विल बी void. Okay, he agrees to buy from B certain house. Now the horse. A agrees to buy from B a certain horse. It turned out the horse was dead at the time of bargaining. Neither party was unaware of the fact. तो ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, void. जो सब्जेक्ट मैटर की बात चल रही थी वही नहीं है तो फिर void हो गया. और ये पार्टीज भी अवेयर नहीं है इस चीज़ से दोनों ही, ठीक है. ए बीइंग इंटाइटल्ड टू एन स्टेट ऑफ द लाइफ ऑफ बी टू सेल इट टू सी. बी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट बट बोथ पार्टी वॉज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट. द एग्रीमेंट विल इज वॉइड. ओके ओके, तो समझ गए ना कि मिस्टेकन जब इसमें लिखा हुआ है कि जब बोथ पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक, कि मिस्टेक अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उनको पता ही नहीं है तो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा. ओके, दूसरा इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया, एरोनियस ओपिनियन द वैल्यू ऑफ द थिंग विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट डीम्ड अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट. जो सब्जेक्ट मैटर है ना वही मैटर ऑफ फैक्ट मतलब है. ठीक है, तो दूसरा बोलता है इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ. A contract is not voidable because it caused by mistake as to any law in force in India, but a mistake as to law not in force in India, यानी foreign law की बात हो रही है यहाँ पे, has the same effect as mistake of fact. अगर इंडिया वाले लॉ नहीं है तो आप सेम इफेक्ट होएगा लाइक सेक्शन 20 और मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स के जैसे. ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. Erroneous belief that a particular type that is barred by the Indian law of relation the contract is not voidable. Contract caused by mistake of one party as to matter of fact. यहाँ पे वन पार्टी की बात हो रही है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है बट यहाँ पे वन पार्टी है, वहाँ पे दो पार्टी थी. 20 में 22 में है वन पार्टी, तो इज़ नॉट वैलिड नहीं होगा. वहाँ पे वॉइड था, यहाँ पे नॉट वैलिड है बिकॉज मिस्टेक ऑफ फैक्ट है बट यूनिलेटरल है बिकॉज ओनली वन पार्टी इन्वॉल्व है. ओके, मतलब वन पार्टी को नहीं पता था मेयरली बिकॉज इट वॉज कॉज्ड वन ऑफ द पार्टी टू इट बीइंग अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट. बहुत ही हो गया. Entirely different legal category having nothing to do with the genuine contract. These are heterogeneous collection of cases having little in common than the fact that one person is entitled to recover money or property. Contract do not have any real similarities. However, used to term implied into contract by law liability in case of partial contract is said to be existed independent.
name of them. Documentary ex anemia factor to run should go. रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ना वो क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लाइक जो रिजेंबल करते हैं लेकिन वो है नहीं कॉन्ट्रैक्ट, क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. Reimbursement person to any due by another in payment of which he is interested. A person who is interested in the payment of money these are essentials I think kind of money committed must have been compelled to pay this money to a third party. Protection was only one interest. The defendant must have been allowed to the third party interest rate from the business also the ensure any kind of legal inconvenience which should not be only be an obligation the covered interest on ground of moral or social obligation. To be an interest on ground of moral or social obligation. For another person, obligation of a person enjoying benefit of non-gratuitous act, where a person lawfully does anything for another person, delivers anything to him, not intending to do so gratuitously, such another person enjoy the benefit thereof. The latter is bound to make compensation to the former in respect of, or to restore the things so done or delivered. Okay. उसमें आया था रूल क्वांटम मैरिटस मैरिट quantum marriage, quantum marriage. This means one deserve. Which means one deserve. This means allow party to recover compensation by one person against another under section based on exceptions where the goods are individual or something has been done for another person lawfully. Okay. It is not without intention to do so gratuitously. Intention नहीं था लेकिन फिर भी gratuitously कर दिया, मतलब हद है. The person to whom goods are delivered enjoy benefit thereof. पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. Illustrations. Redmond's leave good at B's house by mistake. B treats the good as his own. He is bound to pay A for them. By mistake किया इसने, but अब उसने यूज़ भी कर ली वो कुछ, तो पे तो करना पड़ेगा ना. A saves B's property from fire. A is not entitled to compensation from B if the circumstances show that he intended to act gratuitously. Okay, gratuitously order यहाँ पे आई है
भाई अगर उसको चाहिए ही पैसा, ने बोला कि मैंने तुम्हारा घर जलने से बचाया ही इसलिए ताकि तुम मुझे पे करो, कॉम्पनसेशन दो और कॉम्पनसेट करो, तो ही विल बी लाइबल और इंटाइटल्ड। Registration under this section is a implied conduct of party and it is applied for the plaintiff. The manual will have a contract. The policy applies that money is not liable under any contract. Everything will be liable under quasi contract. Implied contract. Practice is बात है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सक्सेशन पर टू बात करता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज की। Agreement to do impossible act. An agreement to do an impossible in itself is void. तो इसका जो पहला पैरा है वो तो लीगल इम्पॉसिबिलिटी की बात करता है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, और सेकंड बात है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज की, बिकॉज इनने पढ़ा था जो कि मैं भूल चुकी हूँ। यही है कि कॉन्ट्रैक्ट वुड बिकम वॉइड बन जाते हैं इसमें। प्रॉमिस फॉर एंडोर्समेंट, प्रॉमिस फॉर सब्सटेन, कभी नहीं का कॉन्ट्रैक्ट कैन यूज के कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट हो जाएगा तो it's impossible to be done right out from the beginning. Such agreement or void agreement. So there are cases where there is a valid contract in the beginning, but due to some supervening event, its performance become impossible subsequently. In such cases, the contract becomes void. This situation is called as frustration. In English law, frustration भी आ गया है यहाँ पे एंट्री होगी नहीं उसकी frustration. पैरा 3 का आ जाओ exception to the doctrine of frustration. Instead of declaring the contract discharge, the promisor is liable to pay the promise for the non-performance of the promise. तुमको पता था ये promise impossible है, but तुम इसे नहीं चल सकते. You have to pay compensation. Okay. None would be liable towards each other for breach of contract on the subject of impossibility. The law excuses further performance under the doctrine of frustration when the contract is signed as to the position of the party in the event of performance become literally impossible in a very different way from that original contract, since the effect of frustration is to kill the contract and discharge the contract from further liability under it. The doctrine is not to be lightly invoked and must be kept within narrow limits and ought not to be standard. Have to do it unless it is impossible to do it. Once you entered into a contract, you have to do it unless it is impossible. और प्रूव करो कि इम्पॉसिबल कैसे हो गया. एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट. अच्छा एग्रीमेंट कर लिए इम्पॉसिबल एक्ट की. अच्छा तो क्या होगा, वर्ड होंगे और क्या होंगे. सेकंड बोलता है कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड इम्पॉसिबल, आफ्टरवर्ड बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल. अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट which after the contract is made become impossible or by reason of some event which the promisor could not prevent, जिनको रोक नहीं पाया वो, ऐसा कुछ हो गया तो अनलॉफुल तो हो ही गया ना डिक्लेयर, तो इट विल बी void. इट विल बिकम void when the act become impossible or unlawful. यहाँ पे लीगल इम्पॉसिबिलिटीज आ गई.
थर्ड बोलता है कॉम्पनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस, जो अब परफॉर्मेंस तो होगी नहीं, नॉन परफॉर्मेंस होगी ऑफ द एक्ट इम्पॉसिबल, जो एक्ट इम्पॉसिबल और अनलॉफुल प्रतीत हो रहा है, तो वेयर वन पर्सन हैज़ प्रॉमिस टू बी or with reasonable diligence might have known, and which the promisee did not know to be impossible or unlawful, such promiser must make compensation to such promisee for any loss which such promisee sustained through the non-performance of the promise. Okay. Illustration सुनोगे ना तुम? Illustration A agrees with B to discover treasure by magic. The agreement is word. A and B contract to marry each other before the time fixed for the marriage. A goes mad. दुख हुआ. The contract becomes void. A contract to marry B, being already married to C, and being forbidden by law to which he is subject to practice polygamy. A must make compensation to B for the loss caused to her by non-performance of the. हाँ, यहाँ पे तो फिर तुमको compensation नहीं मिला, तुमने बेचारे उसको इतना ज़्यादा बेचारी हेल्प भी तो होगी ना फिर. A contract to take in cargo for B at foreign port A's government after declare war against the country in which the port is situated. तो यहाँ पे हो गया ना लीगल इम्पॉसिबिलिटी हो गई ना भाई. अब तो समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बिकम void when war is declared. फिर fifth illustration, a contract to act at the theatre for 6 months is in a consideration ही वही वाली सिंगर वाला ही is to ill to act, the contract to act on occasion become void तो हो गया, पर ये होगी physical impossibility not legal impossibility. Okay. इनिशियल और सब्सिक्वेंट भी होता है. इनिशियली मतलब वो था वैलिड, सब्सिक्वेंट में जाके बाद में वो हो गया इनवैलिड, वाइड हो गया. लेक्स नॉन कॉगिट नो एन इम्पॉसिबिलियम, लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज व्हाट इज इम्पॉसिबल. नॉर्मल से होता है. इम्पॉसिबिलियम नल्ला ऑब्लिगेशो एस्ट. Impossibilium nulla obligatio est. What is impossible does not create an obligation. Yes, right bro, right dude. जो इम्पॉसिबल है वो कोई क्रिएट ही नहीं करेगा ऑब्लिगेशन, ठीक है. और लोग कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं करता जो कि इम्पॉसिबल हो. तो लेक्स नॉन कॉगिट एन इम्पॉसिबिलिया. लेक्स यानी लॉ, नॉन कभी नहीं, कॉगिट यानी रिकॉग्नाइज करता है एन इम्पॉसिबिलिया. इम्पॉसिबिलियम नल ऑब्लिगेशो इस्ट. इम्पॉसिबिलियम नल्ला इम्पॉसिबिलियम नल्ला ऑब्लिगेशो इस्ट. इम्पॉसिबल है जो कि नल्ला डू नॉट क्रिएट ऑब्लिगेशंस इस्ट. इन इंडिया इंग्लैंड रूल ऑफ obligation which he had undertaken and could not provide the fact that the performance had subsequently become impossible. This was called absolute contract theory. Absolute contract theory. Once contract always a contract. हाँ मैंने बोला once a contract is always a contract. ठीक है, कोई एक्सक्यूज अलाउड नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं. तो ये लगता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. एक्सेप्शन टू दिस थ्योरी एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी वाज. हाँ पर यही वही वाली बात अभी पढ़ा ना, सेक्शन 56 राइट 56, जिसमें बोला गया कि सब्सिक्वेंट इंट्रोड्यूस हो तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी इसका एक्सेप्शन हो सकता है. वंस अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट. इसकी सबमिसिव हॉल हायर बाय प्लेंटिफ पोजीशन ऑफ हायर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस एवॉल्व ना. दो आया था हायर प्राइस.
फ्रस्ट्रेट हो जाना यानी खत्म खत्म, ठीक है। प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी भी हो जाती है भाई कभी कभी, ये कोर्ट ने बताई है प्रैक्टिकल, इसमें तो दो ही है, लीगल और फिजिकल। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी डिस्ट्रक्शन हो गया सब्जेक्ट मैटर का, या फिर डेथ हो गई, डिसेबिलिटी हो गई। The basic of the contract, so the frustrate so as to pursue the practical purpose of contract. To get cost versus Munninga Binya. It will literally impossible, but it may be practical and useless from the point of view of the objective purpose which the particular individual from and down to achieve. अब हम रीड करेंगे सेक्शन 32 और 56 के सेकेंड पैरा को। इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन एन इवेंट हैम्परिंग। सेक्शन 32 बोलता है ये वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वर्डेबल होते हैं कि नहीं, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वर्ड एग्रीमेंट्स होते हैं, सॉरी रिपीट दूंगी खुद को, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है। चैप्टर 3 सेक्शन 32 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। इन्फोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन सर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस इवेंट हैज़ हैपन्ड। इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल तो सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम वर्ड। तो भाई यहाँ पे भी बोल रहा है 56 के 2 में कि कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट एक्ट आफ्टरवर्ड बिकमिंग पॉसिबल और अनलॉफुल। इम्पॉसिबल हो गया ना, सेम जगह सेम बातें बढ़िया, इम्पॉसिबल 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 तो क्या हो गया, बिकम वर्ड। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहे हैं, वर्ड हो रहे हैं, फिर बन गए वर्ड। समझे बात को। मिस्टेक और फ्रस्ट्रेशन में क्या फ़र्क होता है अभी बात करेंगे हम। डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 325 20 को बोला 28 को बचेगा, 21 को खत्म हो गया, 26 को भी खत्म हो गया। डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, अरे हाँ यार सिंपल पढ़ाना भी। जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स होते हैं कि दोनों पार्टीज़ को पता ही नहीं थी उस चीज़ के बारे में जिस सब्जेक्ट मैटर पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कि वो ख़त्म हो चुकी है। ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है उसमें कि वो जिस चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। फ्रस्ट्रेशन में वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ख़त्म हो गया सब्जेक्ट मैटर। वो हॉर्स पहले साउंड था उसके बाद नहीं, हॉर्स नहीं, मतलब जो कार वो बेचना चाह रहे थे तो वो कार जब वो बेच रहे थे उससे पहले ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ये है कि वो जब कार बेचना चाह रहे थे वो पहले ही ख़त्म हो गई थी इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन की जब कहेंगे जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था बट वो भी डिलीवरी नहीं हो पाई थी, उससे बाद में डिस्ट्रॉय हो गई, है ना। ऐसा कुछ समझ में आया। इन केस ऑफ मिस्टेक द इवेंट एंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट विल हैव occurred। फ्रस्ट्रेशन हो गई ना कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिडली फॉर्म हो गया उसके बाद हो रहा है। दिस मेजर और फोर्स मेजर, दिस मेजर एक्ट ऑफ वर्ड और फोर्स मेजर होता है एक्ट ऑफ वर्ड प्लस एक्ट ऑफ ह्यूमंस।
The force majeure clause which provide for discharge of property. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजर अगर जरूर होगा फोर्स मेजर of contingency the contract become void under section 30. Okay. It does not provide for. Okay, ये डिफरेंस है भाई, इतना बढ़िया डिफरेंस है. And if the contract does not provide for a term that would discharge the party on the happening of certain towards event, the contract will become void on ground of frustration. Contract which need not be performed both innovation, effect of innovation, rescission, and alteration of contract. Parties to a contract agrees to substitute a new contract for it or rescind or alter. न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर रहे तो नोवेशन होता है ना. नोवेशन लिखा ही है, इसमें लिखा है. अल्ट्रेशन से आप समझती हो भाई, हद हो गई. इफ द पार्टीज बोला है ना, इफ द पार्टीज यानी बायलिटरल है, यूनिलेटरल तो कर नहीं सकते ना. करोगे तो आपको नोटिस तो देना ही पड़ेगा ना, है ना. न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन केस इन कोर फॉर्मेशन एसेंस ऑफ लाइज नॉट इन डिसिमिलरिटी ऑफ पॉइंट्स बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट. डिस्चार्ज करना वन कॉन्ट्रैक्ट और सब्स्टिट्यूट करना. डिस्चार्ज हो रहा है और एक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. Substitution of new contract in place of old one. New obligation arises against successor, also known as right of waiver. Responsibility of performance, extend the time of performance, extend the time of the performance, responsibility of performance, accept any other satisfaction instead of 1,000 accordance of this section. Period. Accordance satisfaction.
However, this is to be done mutually satisfaction. The promise you may acceptance of the promises that accord and satisfaction for any agreement, satisfaction, any consideration. And the relation is discharge, satisfaction is the answer which makes the agreement completed. In English, no effect, no effect. No rule, return. Satisfaction for a greater amount, right? It's a smaller sum of paper purchase and data is not long in the contract. The image is written factory amount and compensation जिसको हम मतलब डैमेजेस तो इतना है जिसको हम स्वीट के